अध्याय के पहले भाग में हमने देखा कि वो कौन से कारण थे जिनके कारण से लुईस 16 को नए करों को लगाने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन फ्रांस का जो प्राचीन राजतंत्रात्मक सिस्टम था, जो पुरानी व्यवस्था थी, उसमें फ्रांस का सम्राट अपनी मर्जी से नए कर नहीं लगा सकता था। नए करों को लगाने के लिए उसे एस्टेट जनरल की अनुमति लेनी होती थी। एस्टेट जनरल मतलब एस्टेट जनरल प्राचीन राजतंत्रात्मक व्यवस्था में एक ऐसी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों ही एस्टेट, जो फ्रांस के प्रथम, द्वितीय और तृतीय एस्टेट थे, उसके लोग अपने प्रतिनिधियों को भेजा करते थे और उन प्रतिनिधियों से किसी प्रस्ताव के पारित होने पर ही सम्राट नए कर लगा सकता था। इस प्रकार की एस्टेट जनरल की मीटिंग सम्राट ही बुला सकता था और एस्टेट जनरल की अंतिम मीटिंग 1789 से पूर्व आखिरी बार 1614 में हुई। 1614 के बाद लुईस 16 ने ही 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, क्योंकि उसे नए करों को लगाना था फ्रांस के ऊपर और नए करों को लगाने के लिए एस्टेट जनरल की अनुमति चाहिए थी। इसलिए 5 मई 1789 को वर्साई के महल में एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। इस एस्टेट जनरल की मीटिंग में इस बार तीनों ही स्टेट के प्रतिनिधियों में बड़ी संख्या में भाग लिया। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 प्रतिनिधि इस एस्टेट जनरल की मीटिंग में भाग लेने के लिए आए, जबकि थर्ड स्टेट के 600 प्रतिनिधि 1789 की इस एस्टेट जनरल की मीटिंग में भाग लेने के लिए आए। तृतीय स्टेट के जो 600 प्रतिनिधि एस्टेट जनरल की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, वो अपने साथ तृतीय स्टेट के लोगों की मांगों और शिकायतों से संबंधित 40,000 पत्र भी अपने साथ लाए थे। इस एस्टेट जनरल की मीटिंग में मतदान का जो प्राचीन नियम था वो यह था कि प्रत्येक वर्ग अर्थात प्रत्येक स्टेट को एक वोट देने का अधिकार प्राप्त था। एक वोट प्रत्येक स्टेट को, इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट स्टेट को एक वोट, सेकंड स्टेट को एक वोट और थर्ड स्टेट को एक ही वोट, ऐसा देने का अधिकार प्राप्त था। संपूर्ण स्टेट को एक मत देने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन इस एस्टेट जनरल की मीटिंग में इस बार तृतीय स्टेट ने एक नई मांग रख दी और उनकी मांग यह थी कि इस बार एस्टेट जनरल में जो निर्णय लिया जाए, उस निर्णय में मतदान के दौरान प्रत्येक स्टेट को एक मत देने के बजाय जितने भी प्रतिनिधि इस एस्टेट जनरल की मीटिंग में भाग ले रहे हैं, उनमें से प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इन दोनों बातों में अंतर क्या था? तो बच्चों, प्रत्येक वर्ग को जब एक वोट देने का अधिकार फ्रांस में प्राप्त था प्राचीन राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, उसके तहत फर्स्ट और सेकंड स्टेट वो दोनों अगर किसी बात पर यस कर देते थे तो 2 के मुकाबले एक ही वोट थर्ड स्टेट का बचता था और थर्ड स्टेट की बात नहीं स्वीकार की जाती थी, वह बात रिजेक्ट हो जाती थी। इसलिए इस बार तृतीय स्टेट के लोगों ने यह मांग कर दी कि प्राचीन नियम के अनुसार जो वोटिंग होती है, प्रत्येक वर्ग को एक वोट देने का जो अधिकार है, उसकी जगह पर प्रत्येक प्रतिनिधि को एक वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। यह मांग पूर्णतया लोकतांत्रिक मांग थी और यह मांग रूसो, जो उस समय के बड़े दार्शनिक चिंतक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इस प्रकार की बात की थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक मत देने का अधिकार होना चाहिए और इसी लोकतांत्रिक मांग को जब तृतीय स्टेट ने इस एस्टेट जनरल की मीटिंग में मांगा, उठाया, तो फिर लुईस 16 ने तृतीय स्टेट की लोकतांत्रिक मांग अस्वीकार कर दी, अर्थात रिजेक्ट कर दी, नहीं मानी गई। और जब तृतीय स्टेट की लोकतांत्रिक मांग नहीं मानी गई तो थर्ड स्टेट के वो 600 प्रतिनिधि जो इस स्टेट जनरल की मीटिंग में भाग ले रहे थे, उन्होंने स्टेट जनरल का बहिष्कार किया। वॉकआउट करते हुए वो एस्टेट जनरल की मीटिंग से बाहर निकल गए। ये जो 600 प्रतिनिधि थे जो एस्टेट जनरल की मीटिंग में थर्ड स्टेट की ओर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, थर्ड स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो संपूर्ण फ्रांस की आवाज अपने को मानते थे और इसलिए उन्होंने अपने आप को संगठित किया। और इस घटना के कुछ दिनों बाद उसी वर्साई के महल के टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को वो थर्ड स्टेट के 600 प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं उसी वर्साई के महल के इंडोर स्टेडियम में और वहां
वो 600 प्रतिनिधियों का समूह अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देता है। नेशनल असेंबली अर्थात फ्रांस की संसद एक तरीके से वो अपने आप को घोषित कर देते हैं और साथ ही साथ वो एक शपथ लेते हैं कि जब तक फ्रांस के लिए वो नए संविधान की स्थापना नहीं कर देंगे तब तक वो नेशनल असेंबली भंग नहीं की जाएगी। और इस प्रकार वो 600 प्रतिनिधि अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं और फ्रांस के लिए एक नए संविधान के निर्माण का काम प्रारंभ हो जाता है। नेशनल असेंबली का नेतृत्व मिराबियो और आबे सिए नाम के दो व्यक्तियों ने किया। मिराबियो स्वयं एक कुलीन परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो सामंती विशेषाधिकारों का विरोध करते थे और इस कारण से वर्साई के महल में इकट्ठे हुए लोगों के सामने उन्होंने जबरदस्त भाषण दिए और लोगों को सामंती विशेषाधिकारों का विरोध करने के लिए जागरूक किया। साथ ही उन्होंने अपनी एक पत्रिका निकाली जिसके माध्यम से जन जागरण का बड़ा काम मिराबियो ने किया। साथ ही आबे सिए जो दूसरे नेतृत्वकर्ता थे उस नेशनल असेंबली के, वो स्वयं मूलतः एक पादरी थे जिन्होंने एक प्रचार पुस्तिका, एक पैम्पलेट के रूप में उनकी पुस्तिका काफ़ी प्रचलित हुई जिसका नाम था तृतीय एस्टेट क्या है, व्हाट इज थर्ड स्टेट। इस नाम से उन्होंने एक पैम्पलेट लिखकर छापा जो कि बहुत प्रचारित हुआ फ्रांस के समाज के बीच में और जिसने समाज में जागरूकता फैलाने में भी एक बड़ा योगदान दिया। तो आबे सिए और मिराबियो इन दोनों ने उस नेशनल असेंबली के नेतृत्व किया जिसने शपथ ली फ्रांस के लिए नया संविधान निर्माण करने की, और इन दोनों के नेतृत्व में ये नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए एक नए संविधान के निर्माण में लग गई।